बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है कि 18 से 24 जो है वो WHO का एक वीक है जिसको एंटी माइक्रोबियल वीक कहा जा रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीक को सेलिब्रेट करने का ये है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ऐसे बग़ैर वजह एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। WHO ने कहा कि 2.8 मिलियन पेशेंट्स इस साल जो था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनमें डेवलप हो और फिर उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से आगे फिर उसमें मोर्टेलिटी का रेट भी ज़्यादा जाता है। इस वक्त एंटीबायोटिक्स ऐसा एक टीयर आ चुका है कि पुराने जब हम जॉब कर रहे थे उस वक्त पेनिसिलिन और अमोक्सिल वगैरह हम दिया करते थे और उससे हम कितने स्टेप्स इन मेडिसिन से आगे आ चुके हैं जिनका अब रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो हमें बेसिकली इन चीज़ों में काम करना है क्योंकि दवाई अगर आगे काम नहीं करेगी तो फिर जो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस इंसान के जिस्म पे असर करेंगे तो वो फिर कोई मेडिसिन नहीं होगी जो स्प्रेड करेगी। एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और हमारे इस मुल्क में जहाँ पे हम छोटी छोटी दवाई के लिए छोटी छोटी बीमारी के लिए सिप्रोक्सन और बाकी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए इंतहाई गंभीर मसला है। और अगर हम उसको प्रॉपरली कल्चर करा के और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स दें तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इंतहाई ग्लोबल मसला है और ख़ासकर हमारे मुल्क में तो उसको हम काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम और ये वीक मना रहे हैं ये सिर्फ आपको इस आगाही देने के लिए है कि एंटीबायोटिक का मुनासिब इस्तेमाल करें। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर क्या होता है कि हम बहुत से मरीज़ हमारे पास जो कि सर्जरी के बाद और बाद बगैर सर्जरी के हमारे पास रिसीव होते हैं। ये वो मरीज़ होते हैं कि जिनको पेरिफेरी के अंदर जनरल प्रैक्टिशनर्स ने, क्वैक्स ने और एट टाइम इनको किसी प्राइवेट अस्पताल ने ट्रीट किया हुआ होता है। एक तरफ तो इनकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होती है और दूसरी तरफ क्या होता है कि जब ये मरीज़ हमारे पास पहुंचते हैं तो ये मरीज़ इनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है। हम जब इनके पैन कल्चर्स कराते हैं तो उन पैन कल्चर्स के ऊपर क्या होता है कि तमाम की तमाम एंटीबायोटिक एट टाइम इनको रेजिस्टेंस होती हैं और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि मरीज़ की एक तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, दूसरा एक ये हस्पताल के ऊपर जो है ना ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन भी डेवलप हो जाता है। मेरा पैगाम ये है कि आप जब भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करें उसको प्रॉपर्ली रैशनलाइज करें, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी कराएं। अगर आप कल्चर सेंसिटिविटी नहीं भी करा रहे हैं तो कम से कम अंडरलाइन पैथोलॉजी को नज़र में रखें और उसके हिसाब से मरीज़ को एंटीबायोटिक दें। मैं जो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि बढ़ती हुई एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए जो क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और कोई भी एंटीमाइक्रोबियल बगैर कल्चर सेंसिटिविटी के यूज़ ना करें। इसके अलावा क्लिनिकल सिनेरियोज़ को ज़रूर जहन में रखना चाहिए और हर कल्चर सेंसिटिविटी की इंटरप्रिटेशन उनके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई भी दवाई रिकमेंड करनी चाहिए। आम जरासीम जो कि नॉर्मली हमारी सिंपल एंटीबायोटिक्स को रिस्पांस देते थे आज से कुछ अर्सा पहले, अब वो उन एंटीबायोटिक्स को रिस्पांस नहीं देते। क्यों? बिकॉज उनमें उनके अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़िअत डेवलप हो चुकी है। हमें सोचना है कि इसकी वजूहात क्या हैं। मैं इसमें कुछ हद तक ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे भी डालता हूँ कि हम लोगों को पता है कि किसी शख्स को, किसी पेशेंट को अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और शायद वो किसी कावे से, किसी एंटी एलर्जी से बेहतर हो जाता है तो हम डर के हमारे उसको हम एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड होती। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ करनी चाहिए कि ये जो एंटीबायोटिक्स, जो हाई क्लास एंटीबायोटिक्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की ना दी जाएँ। डॉक्टर से इल्तमास है कोशिश करें कल्चर का जो कल्चर करवाने की जो हैबिट है इस पे इत्तफा करें। जिस चीज़ की इन्फेक्शन है उस एरिया से कल्चर बनवाएं और कल्चर के अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक दें। अगर आपने एम्पिरिकली भी देनी है तो वो एंटीबायोटिक दें जो हमने लेस यूज़ की और जो लेस खतरनाक हो। एंटीबायोटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपकी चीज़ हेल्प कर सकती है उसको हम कहते हैं एंटीबायोग्राम। एंटीबायोग्राम का मतलब ये है कि एक ऐसा आपके पास एक डाटा अवेलेबल होता है हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जिसमें वो आपको ये बताता है कि जो भी एंटीबायोटिक्स उसके लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं वो उसके लिए कितने % सेंसिटिव हैं और कितने % रेजिस्टेंट हैं। हम यहाँ पे LGH में पिछले 4 साल से ये डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे डाटा देखा तो हमने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो बहुत कॉमनली आइसोलेट होते हैं जैसे एसिनेटोबैक्टर या क्लेब्सिएला या ई कोलाई तो उनके लिए जो सेफ्ट्राइजोन 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है वो ओनली 10 to 15% केसेस के अंदर सेंसिटिव थे। यंग डॉक्टर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि जिस दौर में हम लोग डॉक्टर बने हैं हमारा सबसे बड़ा क्लिनिकल चैलेंज है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसकी वजह यह है कि हमारे पास चॉइस, एंटीबायोटिक्स की चॉइस बहुत कम है। तो जो एक चीज़ हमें बचा सकती है वो है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप।
जिसमें यह है कि बगैर इंडिकेशन के एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना दें। अगर कोई एंटीबायोटिक देनी भी है तो बाकायदा प्रॉपरली कल्चर करवा के या एंटीबायोग्राम के मुताबिक एंटीबायोटिक दें। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रोफाइलेक्टिकली इन्फेक्शन होने ही ना दें, अपनी हाइजीन और हाथों को धोएं प्रॉपरली, इन्फेक्शन होने ही ना दें ताकि एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू सो मच।